बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का चौथा पाठ संवदिया, और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। उत्तर, संवदिया की कई विशेषताएं हैं, जैसे बतलाए गए संवाद को उसे ज्यों का त्यों कहना पड़ता है। दूसरा, संवादों के साथ साथ संवाद कहते समय जो भाव उत्पन्न हुए हों उन्हें भी प्रकट करना होता है। तीसरा, संवाद को सही समय पर पहुंचाना होता है। चौथा, संवदिया को स्वयं को संवाद की भावनाओं से दूर रखना होता है। पांचवा, उसे रास्तों का भरपूर ज्ञान होना आवश्यक है। छठा, उसे संवाद ले जाने में गोपनीयता का भी ध्यान रखना होता है। गांव वालों के मन में अवधारणा यह है कि गांव के जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता वह संवदिया बन जाता है। संवदिया सदैव एक कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी होता है। प्रश्न 2, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोबिंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। उत्तर, बड़ी हवेली से जब हरगोबिंद को बुलावा आया तो उसके मन में यह आशंका हुई कि जाने हवेली में क्या अनिष्ट हो गया। फिर उसे लगा कि अवश्य ही बड़ी बहुरिया का कोई गुप्त संदेश कहीं ले जाना है, तभी उन्होंने उसे बड़ी हवेली बुलवाया है। प्रश्न 3, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। उत्तर, हवेली में बड़ी बहुरिया अकेली रह गई थी। गुजारा करना जब मुश्किल हो गया और उधार वालों ने भी जब मुंह फेर लिया तो वह बहुत हताश हो गई। तब उनके लिए मायका ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद कर सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए यह संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले आएं और उन्हें वहां से ले जाएं। प्रश्न 4, हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। उत्तर, हरगोबिंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय की हवेली की ठाट बाट याद आई। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर नौकरानियों, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय रहा करती थी। बड़ी बहुरिया के मेहंदी लगे हाथों से ही कई नाइन परिवार की जिम्मेदारियां उठाया करती थी, पर बड़े भैया के न रहने से अब सब कुछ खत्म हो गया था। प्रश्न 5, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आईं। उत्तर, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों से बाहर आ गया, क्योंकि जो दुख उन्होंने अभी तक किसी से नहीं कहा था वो उन्हें संवदिया के आगे व्यक्त करना पड़ा। अपनी असहनीय स्थिति से व्यथित होकर अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए ही उनकी आंखें छलछला आई। प्रश्न 6, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। उत्तर, गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वह ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार कर रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक शब्द से हो रहा था। उसके वचन संवदिया को दुखी कर रहे थे। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद करने लगता है और साथ ही उसने एक पुराना संवदिया गीत भी याद किया। प्रश्न 7, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका। उत्तर, बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दुर्दशा
दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव वाले उसके लिए अब तक कुछ नहीं कर पाए। उनके रहते हुए उसके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद उनकी माँ को ना सुना सका। प्रश्न 8। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आशय है? उत्तर। इसका अर्थ है कि संवदिया जिसका संवाद लेकर जाता है और जिसको संवाद देता है, उन दोनों घरों में उसकी बहुत आवभगत होती है। अतः वह उन घरों में मज़े से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। यही उसका काम है। संवदिया होने के नाते अपनी आवभगत करवाना और विश्राम करना उसका अधिकार है। प्रश्न 9। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प किया? उत्तर। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने यह संकल्प किया कि वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा। बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे की तरह करेगा। अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसे सारे कष्टों से दूर करेगा। प्रश्न 10। इन शब्दों का अर्थ समझिए। काबुली कायदा। उत्तर। इसका अर्थ है कि काबुल से आए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून। हरगोबिंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। वह जब उधार कपड़ा देता था तो बड़ी विनम्रता से बात करता था, लेकिन जब उधार वापस मांगता तो जुल्म की हद पार कर देता था। इसलिए यह कहावत बन गई काबुली कायदा। दूसरा, रोम रोम कलपने लगा। उत्तर। इसका अर्थ है कि किसी बात से परेशान होकर रोम रोम दुख से परेशान होने लगा। तीसरा, अघनी धान। उत्तर। अघन मास में होने वाले धान को अगहनी धान कहा गया है। यह दिसंबर के आसपास का समय माना जाता है। प्रश्न 12। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति में हरगोबिंद बड़ी हवेली की तुलना उसके बीते समय से करता है। एक समय था जब बड़ी हवेली का गांव में दबदबा हुआ करता था और हवेली के ठाट बाट ही कुछ और थे। उसकी ऊंची पहचान थी। बड़े भैया के मरने के बाद सब ठाट बाट चला गया। बाकी तीनों भाइयों ने हवेली का बंटवारा कर लिया और अब यह जर्जर हो चुकी है और इसमें केवल बड़ी बहुरिया रहती हैं। अब यह नाम मात्र की हवेली रह गई है। दूसरा, हरगोबिंद ने देखी अपनी आँखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति में हरगोबिंद उस समय का वर्णन करता है जब हवेली की रानी बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी तक के उनके देवरों ने 3 हिस्से कर लिए थे। बड़ी बहुरिया के पहने हुए गहने तक उतरवा कर आपस में बांट लिए थे। हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया के साथ वह अन्याय होते हुए देखा था। उस अन्याय को दर्शाने के लिए ही हरगोबिंद ने उसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण लीला से की है। तीसरा, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। यह पंक्ति बड़ी बहुरिया तब कहती है जब वह अपनी माँ को हरगोबिंद के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाने के लिए भेजती है। वह अपनी माली स्थिति से परेशान है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो भी खाती है उधार लेकर ही खाती है। बथुआ ऐसी हरी सब्जी होता है जो खेतों में खाली स्थानों में यूं ही उग जाया करती है। अब उधार देने वालों ने भी मुंह मोड़ लिया है तो बड़ी बहुरिया बथुआ खाकर ही जीवन व्यतीत करती है। अपनी माँ को अपने बुरे हाल दर्शाने के लिए वह यह कहती है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। चौथा,
किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। उत्तर, यह पंक्ति हरगोविंद अपने मन में सोचता है। उसने बड़ी बहुरिया के वे दिन भी देखे थे जब वह हाथों में मेहंदी लगवाकर कई लोगों का घर चलाया करती थी। उस बड़ी बहुरिया की पति के मरते ही ऐसी गति हुई कि सब देखते रह गए। देवरों ने सब हड़प लिया। अब उस बड़ी बहुरिया की दशा बहुत ही खराब है। उनके दर्द भरे संवाद को सुनकर हरगोविंद कष्ट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बहुरिया की माँ को ऐसा संवाद कैसे सुनाएगा। उनकी माँ को यह सुनकर दुख नहीं होगा कि जहाँ बेटी को रानी बनाकर भेजा वहाँ उसे एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। यही सोचकर हरगोविंद दुविधा में पड़ गया और सोचने लगा कि यह संवाद कैसे सुनाएगा।